मेरा गला बंद हो चुका है पूरा। एंड कल शो है, कैन यू इमेजिन? मेरे दिमाग में कई ख्यालात आए। एक्चुअली मैं डर गया था। आई वॉज रियली हसल्ड। Ladies and gentlemen, we give you Sonu Nigga! अपने 46 साल के लंबे व्यावसायिक सफ़र में मैंने एक बात जानी है कि ईश्वर इज़्ज़त देता है। इज़्ज़त नाम देती है, नाम काम देता है, और काम के साथ में ईमानदारी निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी होती है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने मेहनत बहुत की है। रिकॉर्डिंग करना, फिटनेस पे ध्यान देना, लगातार काम करना, शोज़ करना, ये आसान लगता है पर आसान है ही, मुश्किल काम है। शोबिज़ लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग है, लेकिन इसके पीछे जो मशक्क़त लगती है, जो कमिटमेंट लगती है, और जो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा देते हैं वो जानते हैं कि ये आसान काम नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, और कभी कभी हम मेहनत तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्वास्थ्य की वजह से, हेल्थ की वजह से हम एक हर्डल के सामने आ जाते हैं। तो मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन बीमार होके ठीक होना ये हमारे हाथ में नहीं है। एक सिंगर के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है जब उसका गला खराब हो जाता है, या सेहत खराब हो जाती है, या खांसी लग जाती है, या जुकाम लग जाता है। क्योंकि गला शरीर का एक हिस्सा है, एक एक्सटर्नल साज नहीं है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट बाहर से ख़राब होता है तो आप उसकी जगह पर कोई और इंस्ट्रूमेंट से काम चला सकते हैं, पर गले में ये हमें सहूलियत नहीं दी जाती। ऐसे ही कुछ हाल ही में मेरे साथ में हुआ। मैं बुरी तरह फंस गया था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा गला बंद हो चुका है पूरा। और नेक्स्ट डे यानी कि 11 को मेरे दुबई में इतना बड़ा कॉन्सर्ट है। मेरे दिमाग में कई ख्यालात आए। एक्चुअली मैं डर गया था कि अब जो मेरा गला ख़राब हुआ है, इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, मैं क्या करूँ, कितनी स्टीम लूँ, गरारे करूँ, एंटीबायोटिक्स लूँ, कौन से लूँ, क्या करूँ। आई वॉज रियली हसल्ड। मैं भुवनेश्वर गया, वहां पे कॉन्सर्ट किया। तब मैं छींक रहा था, मेरे गले में खांसी भी थी, मेरी छाती में कॉफ भी था, पर मेरा गला खराब नहीं था, तो मैंने मैनेज कर लिया। स्टिल कॉफी। Look at the cough I have. Well, show must go on. ये देखिए, शो के बाद मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ और दबा के वर्कआउट कर रहा हूँ। शो के बाद है, बाय द वे। 25 right now. I couldn't work out before my concert because I was so caught up writing the lyrics of the songs that I didn't know of a different language. So I decided to not skip my workout because I've been a little unwell for the last 5 days. Yet I managed to work out most of the days, but the last 2 days I couldn't work out. So I thought instead of missing out on workout today, I'll finish my duty. इतने लंबे शो के बाद में अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और साथ में रियाज भी कर रहा हूँ, तो उसका क्लियरली मतलब ये है कि ये मैं खाना पूर्ति के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा पैशन है। मुझे इसमें सही में मज़ा आता है। ये मेरी मजबूरी नहीं है, ये मेरी खुशी है। Couple of hours we have a flight to Bangalore. Tomorrow is Bangalore. The day after maybe for Dubai. So of course a very tough schedule, and my riyaz is also going on between the gaps. And at the back of my mind मैं अपने आप को दुबई के कॉन्सर्ट के लिए तैयार भी कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक लंबा शो होने वाला था और उसमें मेरी गायकी, मेरी फिटनेस, सबका टेस्ट होना था। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सच बिग इवेंट्स। पर होने को कुछ और मंजूर था। उसके नेक्स्ट डे मेरा शो था बेंगलोर में।
जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि अब मेरी मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि अब जो मेरी बीमारी है वो सिर्फ कॉफ और छींक तक सीमित नहीं है, अब मेरे वोकल कॉर्ड्स में तकलीफ होनी शुरू हो गई है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने शो किया और दबा के शो किया। 1, 2, 3, 4. मैं थक चुका था। आई जस्ट वांटेड टू रेस्ट। उसके बाद में अपनी बहन और उनके हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा टाइम बिताया। इतना टूट गया था कि मैंने उनको खाने के बाद में रिक्वेस्ट किया कि अब आप चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सो जाऊं, क्योंकि अगले 2 दिन मेरे पे भारी पड़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो माई इलनेस। सुबह जब मैं उठा तो उस समय पौ भी नहीं फटी थी मतलब आकाश में लालिमा भी नहीं आई थी और अंधेरा था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा गला बंद हो चुका है पूरा। एंड कल शो है, कैन यू इमेजिन, और गला पूरा बंद है। शोज तो होते रहते हैं हमेशा, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा टिकेटेड शो होता है, इवेंट होता है, तो आपकी प्रेस्टीज दाव पे लगी होती है। मुझे एक युक्ति आई, मतलब एक आइडिया आया मुझे लगा कि क्यों ना मैं लाइव जाऊं और लोगों को बताऊं कि मेरी परिस्थिति क्या है, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना के डालूंगा तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये कब का वीडियो है। इफ आई गो लाइव देन पीपल नो दैट इस समय सोनू की हालत ये थी। मैं तब से 1 घंटे से बैठ के ये कर रहा हूँ। मेरा गला पूरा बंद है। 8 दिन से मैं जुकाम और खांसी में था, पर गला ठीक चल रहा था मेरा। फाइनली नाक से जो कंजेशन थी वो मेरे वोकल कॉर्ड्स में आ गई। सोनू इस तकलीफ में था तो कम से कम लोगों को एहसास होगा कि अगर मैं कल गा भी ना पाया तो लोगों को पता होगा कि मैं वाकई में अपनी तकलीफ की वजह से या अपनी बीमारी की वजह से नहीं गा पाया। और मैंने सबको बताया कि मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरी हालत क्या है और मैं किस तरीके से अपनी आवाज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। गरियाज ओम गरियाज कर रहा हूँ, बोलने में आ आ आ आ ए यहाँ कल मेरा दुबई में शो है ना, और गला भी ऐसा है, तो मैं ओम 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 कर रहा हूँ, हमिंग कर रियली टेंस्ड अबाउट टुमारो शो। लोग इतना प्यार करते हैं कि लोग बड़े प्यारे होते हैं, लोग ना ज्ञान देते हैं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि वो किसको ज्ञान दे रहे हैं। ये मेरा प्रोफेशन अभी थोड़ी बना है, ये तो यही तो मेरी जिंदगी है। एक डॉक्टर को थोड़ी बताया जाता है कि कौन सी दवाई इस्तेमाल करो। वैसे ही मुझे तो पता ही है ना, क्योंकि बचपन से हम गले को ठीक करते आ रहे हैं और हम दवाई लेते आ रहे हैं। लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं, लोग भूल जाते हैं। आप गरारे कर लो, आप स्टीम ले लो, हल्दी का पानी पी लो, गर्म पानी पीते रहो, काला नमक डाल लो, शहद ले लो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत तरह से ज्ञान दिया, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहा था कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता में हैं कि वो भूल जाते हैं कि इसको तो पता ही होगा। मैं कहता हूँ हमेशा कि शब्दों पे मत जाओ, उसके पीछे की भावनाओं को समझो। बहरहाल लाइव जाते हुए अंधेरे से थोड़ा सा उजाला हुआ और मैंने फिर से एक लाइव कनेक्ट किया। मच बेटर मच बेटर ऑफ कोर्स आई कांट स्ट्रेन राइट नाउ, लेकिन मच बेटर, ये दिखाने के लिए कि थोड़ा सा गला हल्का सा इंप्रूव हुआ है। फिर फ्लाइट ली और बेंगलोर से स्ट्रेट दुबई पहुंचा। पूरी फ्लाइट में मुझे एहसास हो गया था कि मैं भरपूर बीमार पड़ गया हूँ। दुबई पहुंचने के बाद में सलमान अहमद साहब जो हमारे प्रमोटर हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि मेरा दिल गदगद हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपकी हेल्थ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और अगर आप चाहें तो आप कल का शो नहीं करें, मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। मुझे आज तक ऐसा ऑप्शन किसी ने नहीं दिया। तो मेरे सर से एक स्ट्रेस निकल गया कि कम से कम एक जो प्रमोटर है वो ये नहीं बोला, अरे मेरा क्या होगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आपने ये नहीं किया तो क्या होगा सर, आपका गला ऐसे खराब हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हेल्थ सबसे ऊपर है और मैं चाहता हूँ कि अगर आप नहीं शो कर सकते तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं शो कैंसिल मतलब पोस्टपोन कर दूंगा। शो कैंसिल हो सकता है, शायद शो इंश्योर्ड हो तो नुकसान भी नहीं होगा, ये मैंने उनसे पूछा नहीं ऑनेस्टली। पर क्या है कि बात सिर्फ इंश्योरेंस की, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है लोगों की जज्बातों की।
लोग कई महीनों से प्लान बना रहे होते हैं कि आज के दिन हम लोग तैयार होंगे, कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े पहन के हम भी इसके साथ में जाएंगे, बीवी के साथ में, दोस्त के साथ में, कलीग के साथ में, बच्चों के साथ में, और वहाँ सोनू निगम का शो देखेंगे, वहाँ पे वो ये गाएगा, हम भी साथ में गाएंगे। एक उत्सव होता है संगीत प्रेमियों के लिए, एक बड़ा कॉन्सर्ट। तो अगर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है तो ये उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है उनकी भावनाओं की, उसका कोई उपचार नहीं है, उसका नुकसान का कोई भरपाई नहीं है। तो मुझे लगा कि शो कैंसिल करना एक समझदारी वाला ऑप्शन नहीं होगा। आई शुड गिव माई बेस्ट। तो मैं एकदम प्रेयर मोड पे आ गया। मैंने बोला, ईश्वर अब तू संभाल, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत भी तू दे रहा है, जिल्लत भी तू ही देता है, तो तेरी मर्जी, तू क्या करेगा। सलमान अहमद जी ने, बंटी बहल जी जो मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे मैनेजर भी हैं, उन्हें पूछा कि क्या डॉक्टर का इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराइए, क्योंकि इस समय तो साम दाम दंड भेद सब कुछ ज़रूरी है। तो एक कमाल के डॉक्टर आए मुझे मिलने के लिए, स्माइलिंग मैन, डॉक्टर मोहम्मद, और उन्होंने मेरी दुर्दशा देखी। कॉन्सर्ट के शुरू होने में कुछ 30 या 35 घंटे थे। इतने समय में आवाज़ को खोलना था, तो मुझे IV दिया गया। उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू वांट टू टेक सम IV? तो मैंने कहा, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई वांट टू टेक सम IV। तो मैंने IV लिया और ड्रिप्स, मतलब उसको ड्रिप्स भी बोलते हैं, वो लिया, और नेबुलाइजर मेरे मुंह में लगा दिया गया ताकि लंग्स मेरे खुल जाएं और जो कॉफ है वो सब ठीक हो। मतलब मैं तो बोल रहा था बस अब मैं एक नैया में बैठ गया हूँ, अब तू खेवैया की तरह उसको लेकर चला। मुझे याद है सायरा, जो कि मुझे मैनेज भी करती हैं, मेरा सारा काम हैंडल करती हैं, जब सायरा मकानी मेरे रूम में आई तो मुझे देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो डर गई कि ये क्या हो गया, कहीं सोनू जी मतलब नमस्ते तो नहीं करे दुनिया से, क्योंकि ये सब लग गया, वो सब लग गया। तो अचानक ही ठीक ठाक आदमी, पूरा रूम जो है वो हॉस्पिटल की तरफ तब्दील हो गया था। उसकी आंख में एक खौफ आ गया था, और वो खौफ देख के मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा लगा कि वो मेरी इतनी चिंता करती है। इट्स गुड टू फील लव्ड बाय द पीपल दैट्स अराउंड यू। उन दवाइयों में यानी कि IV में बहुत नशा होता है, तो बस मैं सोता ही रहा, कंटिन्यूस होता रहा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। अगले दिन उठा तो लगा थोड़ा सा गला वापस आया है। मैं फिर लाइव गया, इंस्टाग्राम लाइव में। लेकिन कल से हमने बहुत कुछ किया। मेरे दिमाग में मतलब वन ट्रैक माइंड था कि मुझे आज शाम को शो करना है। 8-9 दिन से बीमार हूँ मैं, तो कल से तो मेरी जो जान निकली पड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं लोगों को बताऊं कि अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कुछ स्कोप है, और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि कल मेरी हालत ये थी और आज मेरी हालत ये है। तो कम से कम इंस्टाग्राम लाइव की वजह से लोगों को पता होगा कि क्रोनोलॉजिकली मेरी हालत क्या है, और अगर कैंसिलेशन की परिस्थिति भी आ जाए तो कम से कम लोगों को पता तो होगा कि मेरी परिस्थिति क्या है। सुबह फिर से डॉक्टर के असिस्टेंट आई और मुझे फिर से IV दिया गया और नेबुलाइजर लगाया गया। अब मैं कर रहा हूँ इंतज़ार कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि खांसी रुक जाना। ठीक होने का मतलब ये है कि वोकल कॉर्ड्स इतने दुरुस्त हो जाना कि आप तरह तरह के ऊपर नीचे, सैड, फास्ट, मस्ती वाले गाने गा सकें और उनके साथ में इंसाफ कर सकें। और क्या है कि मेरी ऑडियंस जो है ना, जो सुनने वाले होते हैं, वो बड़े होशियार होते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं गाऊंगा तो वो अपने को चीटेड महसूस करेंगे कि यार उम्मीद तो बहुत की थी, नाम बड़ा सुना था, लेकिन वो बात नहीं आई जो हमने सुना था। आई हैव टू डिलीवर व्हेन आई एम परफॉर्मिंग। आई एम एक्सपेक्टेड टू नॉट फॉल्टर, टू परफॉर्म वेल ऑलवेज। दोपहर हुई और फिर शाम हुई, साउंड टेस्ट पे मैं गया, और पहली बार जब मैंने माइक पे अपनी आवाज़ सुनी तो मैं हैरान रह गया। अचानक एक जादू सा मुझे महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में कुछ कमी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सरेंडर। वो एक प्रेयर मोड में जाने से इंसान को जादू का एहसास होता है, मैजिक का एहसास होता है। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं, लेकिन ये जो था ये कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लिसिटली शॉकिंग था कि जो मेरी हालत एक दिन पहले थी, इनफैक्ट सुबह भी थी, उसके बाद भी शाम को ऐसा गला नहीं हो सकता था। देयर हैज़ टू बी सम डिवाइन इंटरफेरेंस, और उसी की वजह से
मैं ये फिल्म और या डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं हम बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात इंस्टिल करना, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी इंसान को, एक्चुअली कभी कभी नहीं, हमेशा इंसान को छोड़ देना चाहिए। कॉस्मोस पे, यूनिवर्स पे जिसने आपको पैदा किया है, कभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के तो देखो, सारा बोझ खुद उठाओगे क्या? खैर, साउंड टेस्ट के वक्त में एक पॉइंट पे मैंने हाई नोट लगाया और तब मुझे एहसास हुआ कि आज का तो शो मैं कर पाऊंगा। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने माइक पे उसके बाद चिल्लाकर कहा कि माय गॉड, ये क्या हो गया? और फिर मैंने दंडवत लेट कर ईश्वर को प्रणाम किया, थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड। मेरी आवाज़ वापस आ गई। उसके बाद मैं अपने होटल में भागा। वक्त बहुत कम था, इसीलिए क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मैं रिहर्सल के बाद जिम नहीं जा पाया। तो मैंने अपने रूम में सूर्य नमस्कार किया ताकि मेरे लंग्स में पावर आ सके। और सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत डायनामिक वर्कआउट होते हैं, जिसमें ब्रीदिंग से लेकर बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, ब्रीदिंग इजी हो जाती है और बॉडी एक्टिव हो जाती है। और फिर किया मैंने कॉन्सर्ट। Let's welcome on stage Sonu Nigam. Yes, you want to get 1, 2, 3, 4. तीन घंटा 15 मिनट नॉन स्टॉप, नो ब्रेक, नो अदर आर्टिस्ट, कोई फीमेल सिंगर नहीं, कोई मेल सिंगर नहीं, कोई अनाउंसर नहीं, कोई एमसी नहीं, बस मैं और ईश्वर। मेरा बेटा भी उस समय बीमार था और क्योंकि वो दुबई रहता है और मैं मुंबई रहता हूँ तो मुझे उससे मिलने का मौका कम मिलता है। तो ये मौका था मुझे उसके साथ में समय बिताने का, लेकिन क्योंकि वो बीमार था और मैं भी बीमार था तो हमने डिसाइड किया कि हम ना ही मिले तो बेहतर है। शो में भी वो नहीं आया, लेकिन एंड ऑफ द शो में मैंने देखा कि वो आ चुका है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम उसने हमारे शो का माहौल तो देखा और जो मैजिक हो रहा था, जो जादू चल रहा था, उसका वो कुछ देर तक उसका विटनेस बना हुआ। शो खत्म हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जादू क्या हुआ। तो खाना खाने के बाद में मैं और मेरा बेटा फटाफट सो गए और उसके बाद हम उठे और हमें निकलकर जाना था एक ऐसे मंदिर में जो अबू धाबी में उस समय तक इनाग्रेट भी नहीं हुआ था, उसे हम बैप्स का मंदिर कहते हैं। और उसके 2 दिन के बाद में नरेंद्र मोदी जी को उसको इनाग्रेट करना था। अब क्योंकि मेरे सर से स्ट्रेस जा चुका था तो मैं तो एक आज़ाद परिंदा, आज़ाद पंछी, हैप्पी एंड इन अ ब्लिस मोड। बैप्स का मंदिर, क्या खूबसूरत मंदिर बना है, क्या नक्काशी, कितनी शांति, इतनी खूबसूरती, क्या एस्थेटिक्स, और मंदिर के पीछे क्या सोच है। अबू धाबी के शासकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारत को और हिंदुओं को इतनी अच्छी गिफ्ट दी। मंदिर को देखने का अनुभव बहुत ही सुनहरा रहा। चांस की बात है कि वहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग थे और मैं तो उनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर होंगे, तो मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन फिर भी उनको मैं मिल गया तो कहीं कहीं मुझे कुछ इंटरव्यूज़ देने पड़े क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। इतना अद्वितीय है, इसके सामने कुछ शब्द कहने के लिए है भी नहीं। हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हम यहाँ पर इसके दर्शन अभी कर पाए हैं, सारी दुनिया इसको करने वाली है दर्शन। मंदिर से आने के बाद मेरे पास कुछ काम नहीं था, कहीं जाने को नहीं था, तो मैं मेरा जिम और मेरा रियाज मैं फिर से शुरू हो गया। ये जो समय मैंने बिताया, जो स्ट्रगल मैंने की, जो जद्दोजहद मैंने की अपने काम को कर पाने की, अपने काम से ईमानदारी कर पाने की, ये मैं ताज़ ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इनफैक्ट कुछ समय पहले
मेरे पापा मुझे फ़ोन पे कह रहे थे कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस 18 साल के बच्चे को मैं सिंगर बनाने के लिए मुंबई लेकर आया था, वो 50 साल की उम्र में भी इतनी मशक्क़त कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आया क्यों? इस प्रोफेशन में इसको झोंका क्यों? ये ठीक किया या नहीं किया, ये मेरे पापा के मन में एक पशुपश है। हाउ स्वीट ऑफ हिम। This is my first ever inspiration to become a singer. My respectable father, Mr. Agarwal Pandey. और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम ये सब प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट तो हो पाई। मैं नहीं, मेरे बाद मेरा बेटा जब बड़ा होगा और जब उसको समझ में आएगी कि उसके फादर ने किस लेवल पे अपने काम के लिए मेहनत की है, तब ये डॉक्यूमेंट्री देखेगा और उसे अच्छा लगेगा। उसे लगेगा कि मेरे पिता ने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की और प्रार्थना की, ईश्वर के आगे सर झुकाया। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच।